Hi everyone, World War 3 is on the way. Yes, all of you got it. World War 3 is on the way. तो पृथ्वी पे जितने भी घटनाएं अभी हो रही है उनमें से रसिया और यूक्रेन रसियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट #1 पे है। सबसे ज़्यादा हाइक इसी को मिल रहा है। तो आखिर ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये जानने के पहले हमें ये जानना होगा कि यूक्रेन का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो 1795 में यूक्रेन का फॉर्मेशन पहली बार हुआ था। जैसा कि आप सारे लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एम्पायर, सबसे लार्जेस्ट एम्पायर या ग्रेटेस्ट एम्पायर जो थी वो थी रशियन एम्पायर, सबसे पुराने टाइम में। और जब 1795 में रशियन एम्पायर अलग अलग पार्ट्स में टूटकर बट गई और वहीं पे फॉर्मेशन हुआ था पहली बार यूक्रेन का। और कुछ सालों के बाद फिर वापस से एक ग्रुप बना जिस ग्रुप को नाम दिया गया सोवियत यूनियन, और उस सोवियत यूनियन में यूक्रेन जाकर फिर से मिल गया। और फिर हाल फिलहाल में ही 14 अगस्त 1991 को यूक्रेन सोवियत यूनियन अलग अलग पार्ट्स में टूट गया और वहाँ से जन्म हुआ यूक्रेन का। यूक्रेन भले ही खुद को सोवियत यूनियन से अलग कर एक नया देश बन गया हो, लेकिन रसिया का हमेशा से मानना यही था कि यूक्रेन रसिया का ही पार्ट है और वो रसिया का ही रहेगा। लेकिन सिर्फ यही रीज़न नहीं है यूक्रेन पे अटैक करने के लिए, रसिया के पास और भी बहुत सारे रीजन्स थे यूक्रेन पे अटैक करने के लिए। तो उन्हीं में से जो फर्स्ट रीज़न था वो कि यूक्रेन के पास नेचुरल रिसोर्सेस बहुत सारे हैं, जैसे नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और भी बहुत सारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो यूक्रेन के पास थोड़ी ज़्यादा मात्रा में है। इसलिए रसिया यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है। दूसरा रीज़न ये है कि यूक्रेन नाटो कंट्री से जाकर मिल जाना चाहता है। वो चाहता है कि नाटो कंट्री में उसकी भी लिस्टिंग हो जाए। अब ये नाटो क्या है? तो नाटो 30 कंट्रीज का एक कॉम्बिनेशन है, और उस 30 कंट्री पे किसी ने अगर अटैक किया, किसी दूसरे कंट्री ने अटैक किया, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि उसने सीधे सीधे अमेरिका पे अटैक किया है। और नाटो कंट्री के जो मेन 3 कंट्रीज हैं ऊपर में, फर्स्ट #1, #2 एंड #3, वो अमेरिका, यूके एंड फ्रांस है। और यूक्रेन यही चाहता है कि वो नाटो कंट्री से जाकर मिल जाए, तो वेस्टर्न कंट्रीज से उसके संबंध अच्छे हो जाएंगे। लेकिन रसिया ये बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि रसिया मानता है कि यूक्रेन रसिया का पार्ट है और उस पर मेरा ही अधिकार रहेगा। लेकिन अगर अगर यूक्रेन को नाटो कंट्री से नाटो कंट्रीज में मिल जाता है जाकर, तो रसिया की राजधानी मॉस्को और वेस्टर्न कंट्रीज मतलब अमेरिका, दोनों के आर्मी के बीच मात्र 640 किलोमीटर का डिस्टेंस बचेगा, जो रसिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर यूक्रेन नाटो कंट्री से जाकर मिल जाता है, इसका मतलब अमेरिका रसिया को चारों तरफ से घेर सकता है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि रसिया क्यों क्यों नहीं चाहता है कि यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि नाटो से जाकर मिले, इसलिए रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। और तीसरा रीज़न ये है कि यूक्रेन के सपोर्ट में अमेरिका थोड़ा थोड़ा खुलकर सामने आ रहा है, राइट। और 3 ही कंट्री हैं जो आपस में सुपर पावर के लिए लड़ रहे हैं, पहला रसिया, दूसरा चाइना एंड तीसरा अमेरिका। तो ये एक सुपर पावर की जंग है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो रसिया और चाइना तो हमेशा से एक साइड ही रहेंगे, तो इधर तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बचा एक अमेरिका, तो अमेरिका और रसिया खुलकर आमने सामने अब धीरे धीरे आ रहे हैं। और यूक्रेन में अमेरिका ने अपने 3000 सैनिक को भेज दिया है ताकि वहाँ पे जाकर थोड़ी यूक्रेन वासियों की मदद कर सके। यूक्रेन का एक छोटा सा पार्ट है क्रीमिया, और रसिया ने क्रीमिया पे बहुत पहले ही कब्जा कर लिया था। उस टाइम ना ही अमेरिका कुछ कर पाया, ना ही फ्रांस कुछ कर पाया, ना ही यूके कुछ कर पाया, ना ही नाटो कुछ कर पाया। ये लगभग 2014 के आसपास की बात है। रसिया ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, और क्रीमिया पे बहुत सारे अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। हालांकि पुतिन जी के ऑर्डर पे रसियन आर्मी ने यूक्रेन पे अटैक तो कर दिया, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि रसिया के अंदर ही मतलब रसिया में ही रसिया के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, आप युद्ध बंद कर दीजिए। तो इसका परिणाम यही निकला कि जो जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें से बहुत सारे लोग जेल चले गए। वर्ल्ड में कुछ पावरफुल कंट्रीज हैं जिसमें रसिया है, चाइना है, अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, इंडिया भी है।
तो रसिया और चाइना तो हमेशा से एक साथ ही था, और अमेरिका, फ्रांस, यूके, ये सारे लोग एक साथ हैं। तो बीच में बच गया इंडिया। तो अब यूक्रेन बोल रहा है इंडिया आप मेरी मदद करो, अमेरिका बोल रहा है इंडिया तुमको यूक्रेन का मदद करना चाहिए, रसिया कह रहा है इंडिया तुमको रसिया का मदद करना चाहिए। तो अब इंडिया के पास ये प्रॉब्लम है कि अब करे तो करे किसकी मदद, क्योंकि इंडिया का रिलेशन तो सारे कंट्रीज़ के साथ अच्छा ही है। तो यूक्रेन ने आज तक कभी इंडिया की मदद नहीं की किसी भी काम में, और इंडिया के विरुद्ध, इंडिया के अपोजिट में जितने भी काम हो सकते थे यूक्रेन ने वो सारे काम किए। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। यूक्रेन ने पाकिस्तान को 12,000 करोड़ के हथियार बेचे हैं, और जब भारत ने अपनी पहली न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था तो यूक्रेन सबसे फ्रंट पे था कि इंडिया को बाकी सारे देशों से अलग थलग कर दिया जाए, इंडिया के साथ किसी को कोई कनेक्शन नहीं रखना है, और यूक्रेन इसमें एक नंबर पे था ये बोलने में। और आज तक ना जाने कितनों बार यूएन में या फिर जहाँ भी कहीं आउट ऑफ इंडिया कहीं भी इंटरनेशनल बैठक चल रही हो, वहाँ पे इंडियन ने बोला है कि आतंकवाद के खिलाफ बहुत सारी आवाज़ उठाए हैं, मुद्दे उठाए हैं, लेकिन यूक्रेन ने एक बार भी खुल कर क्या इंडिया का सपोर्ट ही नहीं किया है। और यूक्रेन अभी कह रहा है कि आप मेरी मदद कीजिए। तो इंडिया को पहले अपना स्वार्थ देखना चाहिए, उसके बाद ही किसी भी कंट्री की मदद करनी चाहिए, क्योंकि रसिया अपने स्वार्थ के लिए फाइट कर रहा है, यूक्रेन अपने स्वार्थ के लिए फाइट कर रहा है, अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए फाइट कर रहा है। तो इंडिया को भी पहले ये देख लेना चाहिए कि मेरा फ़ायदा, मेरा स्वार्थ किस में है, और उसके अनुसार उसे मदद करनी चाहिए। क्योंकि जब गलवान में इंडिया और चाइना के बीच कन्फ्लिक्ट हुआ था तो उसमें रसिया ने कुछ नहीं बोला था, रसिया ने ना ही इंडिया का सपोर्ट किया था ना ही चाइना का सपोर्ट किया था, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी रसिया की तरफ से। तो इंडिया को भी देखना चाहिए मुझे उस इंडिया को किसका सपोर्ट करना है, किसका सपोर्ट नहीं करना है। और उसके साथ ही यूक्रेन पाकिस्तान की मदद कर रहा है स्पेस में। मतलब हमारी टेक्नोलॉजी तो अच्छी खासी डेवलप है, लेकिन पाकिस्तान की तो हमसे बहुत पीछे है। तो पाकिस्तान भी स्पेस में जाना चाह रहा है, तो उसमें यूक्रेन उसका खुलकर साथ दे रहा है, उसके मिशन से उसका साथ दे रहा है, उसे टेक्नोलॉजी दे रहा है, और यूक्रेन फिर इंडिया से मदद मांग रहा है। तो इंडिया को तो मदद नहीं करनी चाहिए। ये वार तो शुरू हो चुकी है और वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन के सपोर्ट में है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन में आकर फाइट नहीं कर रहे हैं यूक्रेन के लिए। क्यों? तो पूरी वर्ल्ड में गेहूँ, व्हीट का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें 30% रसिया और यूक्रेन दोनों मिलकर अकेले ही 30% का प्रोडक्शन कर देते हैं। तो फर्स्ट रीज़न तो ये है कि अगर वेस्टर्न वाले खुलकर यूक्रेन का सपोर्ट करेंगे तो फिर गेहूं का सप्लाई बंद हो जाएगा। और वेस्टर्न कंट्रीज, ये जो जितने लोग हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज वाले, इन वेस्टर्न कंट्रीज को जितने भी नेचुरल गैस का सप्लाई होता है उनमें से 1/3 रसिया अकेले करता है। तो ये भी एक रीज़न है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने खुलकर रसिया के अगेंस्ट में कुछ बोला तो रसियन गवर्नमेंट गैस का सप्लाई देना बंद कर देगी, और अगर गैस का सप्लाई देना बंद हुआ तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी, वेस्टर्न कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आ जाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है कि वेस्टर्न कंट्रीज खुलकर यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे हैं। हाँ, पैसे दे रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, लेकिन पैसे और वेपन से फाइट नहीं लड़ी जाती। फाइट लड़ी जाती है वीरता से, जो यूक्रेनियों के पास नहीं है।